नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं GMTS के लिए GS2 भाग मतलब दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं 25 क्वेश्चनों का विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए MTS और SSC में, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो आप लोग के ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इन चारों ऑप्शनों में आप देखिए और बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है मुंबई। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें मुंबई की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। अगर हम बात करें चार महानगरों की कि कौन से महानगर चार बड़े थे, तो सबसे बड़ा मुंबई, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर बेंगलोर और चौथे नंबर पर चेन्नई। तो कौन से चार महानगर हुए? मुंबई, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे बेंगलोर और चौथे पे चेन्नई। तो ये चार महानगर उस मतलब जनसंख्या में सबसे ज्यादा बड़े शहर थे। अब जो दिल्ली है वो दिल्ली हमारा सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला प्रदेश था 2011 की जनगणना के अनुसार। दिल्ली सबसे ज्यादा, ठीक, इसकी 1.67 करोड़ के आसपास आबादी है। तो ये उम्मीद है ये तीनों समझ में आए होंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आप समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत शुरू किया था। तो जो श्रम योगी मानधन योजना के तहत कौन सा उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था श्रम और रोजगार मंत्रालय ने? तो ऑप्शन है डोनेट ए पेंशन, अटल पेंशन, स्टैंड अप इंडिया, वाटर पिच पायलट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। तो इन चार ऑप्शनों में आप बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है वो है डोनेट ए पेंशन। कौन सा है? डोनेट ए पेंशन। अगर हम डोनेट ए पेंशन की बात करें तो इसमें 50:50 का रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि 50, जैसे आपने अगर मान लो 100 रुपया इस स्कीम में लगाए तो 100 रुपया केंद्र सरकार देगी और इस तरीके से आपको 3,000 रुपये पर मंथ हर महीने मिले करेंगे। लेकिन इसके लिए जो पात्रता है वो क्या है? वो पात्रता है कि 15,000 रुपये से कम आपकी इनकम होनी चाहिए पर मंथ। 15,000 रुपये से कम आप कमाओ तो आप इसके लिए पात्र हो गए। 18 से 40 साल की उम्र भी आवश्यक है इसमें। अगर हम अटल पेंशन की बात करें तो ये अटल पेंशन हमारा जो कार्यक्रम शुरू किया था वो 9 मई, कब? 9 मई 2015 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था कोलकाता से। स्टैंड अप जो कार्यक्रम है वो 5 अप्रैल 2016 को 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था। ये SC ST तथा महिलाओं के लिए इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया था। SC ST जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए। चौथा ऑप्शन है हमारा इंडिया वाटर पिच पायलट। तो इंडिया वाटर पिच पायलट ये जो योजना शुरू हुई थी ये हमारी 1 अक्टूबर 2021 को ये योजना शुरू हुई थी, इंडिया वाटर पिच पायलट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की ऐसी अंतरराष्ट्रीय हवाई सर्विस जो कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है, जो मैंने भारत की ऐसी अंतरराष्ट्रीय जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो इस कार्गो का मतलब है संपत्ति को भी जो ले जा सकती है। ठीक है, तो दोनों संपत्ति और यात्री दोनों को जो हवाई सर्विस ले जा सकती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है पवन हंस, डब एयरलाइंस, ताज एयर और एयर इंडिया। तो आप इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक, तो आपने उत्तर कर लिया होगा। इसका जो आंसर सही है वो एयर इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य किस राज्य का है? गिद्दा नृत्य किस राज्य का? और ये महिला प्रधान नृत्य है, इसका मतलब महिला इस नृत्य को करती हैं। ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, तो आप बताइए इनमें कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान। तो इसमें जो आंसर है वो सही है पंजाब। कौन सा आंसर सही है? पंजाब। अगर हम उत्तराखंड में देंगे कौन सा प्रमुख नृत्य है, तो उत्तराखंड में एक नृत्य होता है छोलिया। कौन सा नृत्य? छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य उत्तराखंड का है, युद्ध नृत्य है। हरियाणा का जो नृत्य है वो एक पुरुष नृत्य करते हैं, इसको गुग्गा नृत्य। क्या कहते हैं इसको? गुग्गा नृत्य। पुरुष करते हैं गुग्गा नृत्य। ये एक संत के जो संत थे उनके लिए किया जाता है गुग्गा नृत्य। राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है
वो है घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। तो ये इनके अदर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो 1947 का कौन सा अधिनियम? तो आप जानते हो कि जो रॉलेट अधिनियम है वो 1919 में आया। भारत परिषद जो अधिनियम है वो 1935 में आया। ठीक है, 1935 में आया। और चार्टर अधिनियम तो काफी कई हैं, जैसे 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, तो ये कई एक्ट है। तो 1935 में, ये 1909 में भारत परिषद अधिनियम शासन अधिनियम आया। तो ये जो इसका सही आंसर है वो 1947 का, जो 1947 में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम आया, उसमें क्या था कि जो जिनकी मांगे थी हड़ताल करना, बंद करना, उन मांगों को वेतन बढ़ाना, उन मांगों को सुना गया था। तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में ट्रेड यूनियन और मजदूरों के बीच में और जो मिल मालिक हैं उनके बीच में ये उनको बात को समझौता कराने के लिए बिल आया। कायांतरित सेल है, यानी जो सेल जिसका रूप बदल जाता है वो सेल कौन सी है? तो आप जानते हो कि परत दर्द परत, पहले अपसादी सेल संगमरमर है, तो संगमरमर हमारी एक कायांतरित सेल है। कैसी है? कायांतरित सेल है। और जो चूना पत्थर जो हमारी सेल है वो सेल हमारी अवसादी सेल है। कौन सी सेल है? और हैलाइट ये कुछ नहीं है, अवसादी सेल है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो आप जानते हो तुगलक वंश की अगर स्थापना देखें तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश के शासक हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका नाम है तुगलक। तो ये जो था ये गुलाम वंश का शासक है। किसका है? गुलाम वंश का शासक है। तो इसका सही आंसर है रुकनुद्दीन तुगलक। अगला हम क्वेश्चन देखें, कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो आप देखो, राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बूंदी उत्सव मनाया जाता है। अगर हम गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नववर्ष शुरू होने के उपलक्ष्य में, चैत्र नवरात्रि शुरू होने के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। माथो नारंग जो त्योहार है ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और जो बोनालू है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। तो तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बोनालू। तो आप ये एक बार इसको फिर देख लें कि जो इसमें कट गया होगा आपका, तो इसमें देखते हैं कि कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है। कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक आप जानते हो संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक उसके प्रमुख शासक हैं। कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बूंदी उत्सव। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। माथो नारंग लद्दाख में मनाया जाता है। और बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसको आप देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो बौद्ध वास्तुकला में जब स्तूप देखा हो तो उसके चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग होता था। चारों तरफ जैसे दक्षिणापथ कहते थे। क्या कहते थे? दक्षिणापथ। तो उसी दक्षिणापथ को हम मेधी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेधी। तो हमारा आंसर सही क्या है? मेधी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को कौन इंगित करता है? तो जीव और उनके पर्यावरण के जो क्षेत्र है उसको मिलकर हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जैव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आप जानते हो कानूनों के समक्ष समान संरक्षण, अर्थात कानून के दृष्टि में सभी समान होंगे, ये हमारा कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये समानता का अधिकार है। और आर्टिकल नंबर हमारा 14 है। कौन सा है? 14 है, आर्टिकल 14। तो आपने आर्टिकल राष्ट्रपति को पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल 60 पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ
तो राष्ट्रपति को शपथ कौन से आर्टिकल से दिलाई जाती है? आर्टिकल 60 से। आर्टिकल जो 42 है वो मातृत्व सहायता, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आपको मिलेगा आर्टिकल। तो मातृत्व सहायता प्रदान करने के लिए, मातृत्व सहायता के लिए आर्टिकल 42 है। और जो आर्टिकल 30 है जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, वो आर्टिकल 30 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहाँ कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने स्कूल वगैरह अपनी बना सकता है, संस्था बना सकता है, अपनी लिपि वगैरह भाषा वगैरह को बचा सकता है। तो आर्टिकल 30 आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। फिडे 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 है वो चेन्नई में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया? तमिलनाडु में, चेन्नई में। और इसमें जो गोल्ड मेडल जिसने जीता था वो उज्बेकिस्तान की टीम थी। कौन सी थी? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की टीम ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता, भारत ने यहाँ कांस्य जीता। तो उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था शतरंज ओलंपियाड में। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी नृत्य शैली घुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया? तो जो घुसाड़ी है ये गोंड जनजाति, घुसाड़ी जो है वो आपकी गोंड जनजाति, कौन सी? गोंड जनजाति का नृत्य है। इसके लिए अभी एक हाल ही में चर्चा में रहे कनक राजू। तो इसका सही आंसर क्या है? कनक राजू 80 वर्ष के थे और इन्हें पहली बार 80 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार हवाई जहाज में कदम रखा। इसलिए ये मतलब छाए हुए रहे थे कि घुसाड़ी नृत्य है वो गोंड जनजाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, फरवरी और बिरजू महाराज आप जानते हो तो ये कथक नृत्य है। और राम सहाय जो पांडे हैं ये राई नृत्यकार हैं, ये एमपी के राई नृत्यकार हैं। एमपी के क्या है? राई नृत्यकार हैं। ठीक है, ये बेदिया समुदाय का राई नृत्य होता है एमपी में। ये भी नाट्यकार है और ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देखो 14वां, फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत की पहली महिला कुलपति। तो जो जेएनयू जो कि आप देखते हो जेएनयू का विवाद हमेशा रहता है, विवादों से नाता रहता है जेएनयू का, उसमें पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलपुड़ी पंडित। कौन सी बनी है? शांति श्री धूलपुड़ी पंडित। तो उम्मीद है 14 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगले देखते हैं आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा किसने लिखा था? तो गोरा जो उपन्यास है वो आप जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। महात्मा गांधी ने हरिजन, यंग इंडिया इस प्रकार की पत्रिकाएं लिखी थी। केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 पत्रिकाएं लिखी थी। तो ये इनकी पत्रिकाएं थी। अगला क्वेश्चन 16वां, किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? यानी महात्मा गांधी से किसने कहा था कि महिलाएं भी इसमें नमक सत्याग्रह भाग ले सकती हैं, उन्हें लेना चाहिए? तो उनको महात्मा गांधी से जो परमिशन ली थी वो किसने ली थी? तो परमिशन ली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। किसने ली थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने परमिशन दिलवाई थी कि महिलाएं भी इसमें भाग लेंगी। एनी बेसेंट का आप नाम जानते ही होगा। एनी बेसेंट ने इन्होंने होम रूल चलाया आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल। ये आयरिश महिला थी, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया था इन्होंने 1916 में। ठीक, अगला देखें, अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो आप जानते हो कि सबसे शुद्ध जो जल है वो बारिश का जल है, वर्षा का जल है। ठीक, क्योंकि ये जो अशुद्धियां जो अपने आप में होती हैं वो अशुद्धियां ये छोड़ चुके होते हैं समुद्र में। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में कब शुरू किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995। कब शुरू किया गया था? 1995 में। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? कांटेदार वन और झाड़ियों की जलवायु जो परिस्थितियां किसके लिए आदर्श है? तो इसका ऑप्शन आप सुनिए, शीशम, हापुसा, सागौन और यूफोरबिया। तो इसका जो सही आंसर है वो यूफोरबिया। कौन सा आंसर है? यूफोरबिया इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहते हैं?
तो जो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ब्रह्मदेह, सालाभोग, वेल्लन बगाई और देवदान। तो इसका जो सही आंसर है वो है सालाभोग। तो जो सालाभोग भूमि दी जाती थी वो विद्यालय के रख रखाव के लिए दी जाती थी, क्योंकि इससे जो टैक्स आता था उससे विद्यालय का खर्चा वगैरह जो भी होता था वो चलता था। ब्रह्मदेह जो भूमि थी जो ब्राह्मणों को उस समय दान दी जाती थी, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, तो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसे ब्रह्मदेह कहते थे। और जो वेल्लन बगाई थी ये वो थी ऐसे मालिक जो ब्राह्मण न हो, ऐसे भूमि के स्वामी, ऐसे मालिक जो ब्राह्मण न हो, जो क्या न हो? ब्राह्मण न हो। तो ऐसे मालिक जो ब्राह्मण न हो वो ने उनके पास जो भूमि होती थी उसे वेल्लन बगाई कहते। देवदान कोई भूमि नहीं थी उस समय उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखें। ए जिसकी आयु 10 वर्ष से कारखाने में कार्यरत है, एक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जाए? अगर बच्चों से कोई काम कराया जाता है तो आप जानते हो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है, 23 और 24 के लिए दिए गए हैं, और वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो आर्टिकल 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिला है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है, और जो समानता का अधिकार है वो आप जानते हो कि आर्टिकल 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका आर्टिकल 25 से 28 है। आर्टिकल कितना है? 25 से 28। तो आप इसको देखें, इसलिए आर्टिकल 25 से 28। तो ए जिसकी आयु 10 वर्ष से कारखाने में कार्यरत है, एक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो एक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो आर्टिकल 23 से 24 है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखें। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सागा दावा या तेहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ एक तारा दिखाई देता है, उस तारे को सागा तारा कहा जाता है, और ये मनाया जाता है सिक्किम में। तो सागा दावा या तेहरा सौभाग्यशाली, अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानते हैं अगर इस तारे को देख लेते हैं सिक्किम में। तो एक तारा है जिसके लिए एक पर्व मनाया जाता है वो है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अब बात आती है किस देश में झूम कृषि, इसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि को कोनको के नाम से जाना जाता है? तो किस देश में झूम कृषि को कोनको के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वियतनाम, मेडागास्कर, अमेरिका और वेनेजुएला। तो आप देखें झूम कृषि को, अगर हम वियतनाम की बात करें, किसकी बात करें? वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम में झूम कृषि को रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। मेडागास्कर में अगर हम देखें तो मेडागास्कर में झूम कृषि को तावी कहते हैं। क्या कहते हैं? तावी। और अमेरिका में झूम कृषि को मिल्या कहते हैं। मैक्सिको और अमेरिका में झूम कृषि को मिल्या कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो कौन सा सही है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, कि मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो स्टार्च को जो शुगर में तोड़ता है वो कौन सा मतलब एंजाइम है, ये आपको बताना। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन और एमाइलेज। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो हम चर्चा करते हैं पहले शुरुआत से कि ट्रिप्सिन क्या है। तो आप ये समझ लो ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन, और ये हमारा अग्नाशय में पाया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में इसका उत्पादन होता है। प्रोटीन को ये पचाता है। रेनिन जो है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों के मुंह से जो दूध निकलता है, तो ये रेनिन, ये दूध को पचाने के लिए रेनिन होता है, और ये जन्म से लेकर दूध को पचाने के लिए होता है रेनिन। और ये जन्म से लेकर मात्र 3 साल तक, जन्म से 3 साल तक ही ये स्रावित होता है। जन्म से 3 साल तक ही स्रावित होता है, और ये आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? आमाशय में। कहाँ पर? आमाशय में। तो ये आमाशय में होता है। पेप्सिन क्या होता है कि पेप्सिन जो है हमारा वो गैस्ट्रिक कोशिकाओं से उत्पादन होता है। इसका गैस्ट्रिक, पेट की जो परतें होती हैं उसमें पेट में गैस्ट्रिक कोशिकाओं से ये
निकलता है। और ये पेप्सिन जो है ये भोजन में जो प्रोटीन होती है, तो भोजन की जो प्रोटीन को पचाने में काम करता है वो है पेप्सिन। क्या करता है? पेप्सिन। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिप्सिन अग्नाशय में है, रेनिन नामाशय में, पेप्सिन पेट में। तो ये भोजन से प्रोटीन को पचाता है। तो हमारा जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है वो हमारा कौन सा है? एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज है। तो ये उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। कौन और आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। तो तितली, तिलचट्टा और मकड़ी ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा कीट के समूह हैं। ठीक है, ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा के जीव है। समूह में तीनों पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। जो ऑक्टोपस है ये हमारा मोलस्कोस ग्रुप का है। किसका है? मोलस्को संघ का है। और इस ऑक्टोपस में ही, ऑक्टोपस के मोलस्को संघ में ही सीपी, घोंघा आपने सुना होगा, ये आते हैं। तो उम्मीद है एक बार इसको देख लें। 25 वाले क्वेश्चन, कौन आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मकड़ी और ऑक्टोपस। तो तितली, तिलचट्टा और मकड़ी ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा समूह के हैं। ऑक्टोपस जो है वो हमारा मोलस्क का समूह का है। किसका है? मोलस्क का समूह का है। ठीक, ऐसी में सीपी और घोंघा आते हैं। तो उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, आपके लिए अब डेली ही हम अपलोड करेंगे और रात 8 बजे ये आपको वीडियो मिल जाया करेगी, 8 बजे के आसपास। ठीक, तो आप 8 बजे से ये वीडियो देख सकते हो। नमस्कार।